हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपने स्टार्ट करेंगे गाउस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, तो अपने को पता है सबसे पहला क्या करेंगे, अपने उस नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली। जैसे अपने पहली एप्लीकेशन में क्या था, किसी वायर के लिए क्या निकाली थी, उसकी डायरेक्शन निकाली थी। उसके बाद मैंने क्या किया था, उस वायर का गॉस लॉ से क्या निकाल लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। सेम काम अपने यहाँ करेंगे। पहले मैं क्या करूँ, इस शीट के लिए क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूंगा। उसके बाद इस शीट के मैं गॉस लॉ से क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालूंगा। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर चाहे नॉन कंडक्टिंग शीट हो चाहे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, तो एक बात याद रख लेना नॉन कंडक्टिंग के लिए हमेशा, कि अगर अपने नॉन कंडक्टिंग चाहे सीट है चाहे स्फीयर है, उसको चार्ज जिस सरफेस पे दिया जाता है, नॉन कंडक्टिंग कंडीशन के अंदर किसी भी शीट पर या स्फीयर पर चार्ज जिस सरफेस पर दिया जाता है, उसी सरफेस पर वो कंटिन्यूस रूप से क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मेरे पास सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस शीट की मैं डायरेक्शन निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये देखो, ये शीट ऐसे नहीं रखी हुई, शीट कुछ इस प्रकार रखी हुई है अपनी। ये सीट है, ये कुछ इस प्रकार रखी हुई है। ठीक है, ये शीट मैंने ऐसे दिखाऊंगा, कॉपी में तो ऐसे दिखा नहीं सकता, मैंने इस शीट को इस प्रकार दिखा रखी है। और सही में ये शीट कैसे रखी हुई है, इस प्रकार रखी हुई है। तो इस पे मैंने इस सरफेस पे चार्ज दिया, चार्ज इसकी सरफेस पे क्या होगा, जिस सरफेस पे चार्ज दूं उसी सरफेस पे कंटिन्यूस रूप से क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, इस सीट इस प्रकार रखी थी, चार्ज इस प्रकार यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस सीट से मैंने कोई आर पॉइंट पर यहाँ पॉइंट ले लिया, कोई आर पॉइंट पर पी, जिस पर मेरे को क्या करें, इस सीट के कारण क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो उस मान लो पॉइंट यहाँ लिया अपनों ने, ये सीट थी, पॉइंट यहाँ लिया, तो इस पॉइंट से मैंने इस सीट पर क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया। डिस्टेंस कितनी थी, आर थी। अब फिर वही बात, मैं वायर के लिए मैंने दो एलिमेंट लिया, मैंने शीट के कोई मैंने देखो, इस शीट का जो टोटल एरिया वो एस है, तो मैंने इसके सेंटर से कोई दोनों और सेम लेंथ पर कोई दो एलिमेंट ले लिए सेम एरिया के, A1 और A2। फिर A1 एलिमेंट के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, A2 एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर डायरेक्शन। तो सबसे पहले बात करता हूँ, इस A2 एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अपने को पता पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो इस A2 एलिमेंट के कारण जो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, अपने को किस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा कितना, DE2। स्मॉल एलिमेंट लिए तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, स्मॉल होगा। ध्यान रखना, जो A1 और A2 एलिमेंट है इस P पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। अगर यहाँ पे मैं DE2 की वैल्यू निकालूं तो DE2 की वैल्यू क्या बनेगी, KQ/R²। मतलब K वैसे का वैसा लिख दिया, Q की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल चार्ज आ गया DQ, और मान लो ये दोनों A1 और A2 मान लो R डिस्टेंस पे कैपिटल R, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, R²। ठीक है, अब बात करते हैं A1 एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इस जो A1 एलिमेंट के कारण जो डायरेक्शन मिलेगी अपने को, किस डायरेक्शन में मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, DE1 इस डायरेक्शन में मिलेगा। अब देखो, इन दोनों एलिमेंट के कारण इस P पॉइंट पर क्या निकाला मेरे को, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। देखो E1 E2 अलग अलग है डायरेक्शन, परंतु दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो DE1 भी कितना हो जाएगा, KDQ/R, क्योंकि दोनों की सेम डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो जो DE1 और DE2 है वो क्या है, मैग्नीट्यूड में तो क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन में क्या है, अलग अलग है। तो P पॉइंट पर इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने क्या किया, इसको एक तो मैंने ले लिया इस P पॉइंट पर इसका एक्सिस के अकॉर्डिंग, मतलब हॉरिजेंटल एक्सिस ले लिया, और क्या ले लिया मैंने, इसका वर्टिकल एक्सिस ले लिया। ठीक है, ये एंगल मान लिया मेरे पास थीटा एंगल पे है, ये भी एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये कितना हो गया, टॉप एंगल थीटा, और ये भी कितना हो गया, थीटा। तो सबसे पहले मैं DE1 को अगर कंपोनेंट में डिवाइड करूं तो जिस डायरेक्शन में थीटा होगा उसमें कौन सा कंपोनेंट होगा, DE1 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, DE1 sin थीटा। ठीक है, इसी प्रकार DE2 को अगर मैं कंपोनेंट में डिवाइड करूं जिस डायरेक्शन में थीटा, तो उसमें कौन सा हो जाएगा, DE2 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर DE2 sin थीटा। अब कंपोनेंट में भी डिवाइड कर दिया, अपने को पता है जो DE1 और DE2 है मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है, बट DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। बट जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मिलेगा। मतलब DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन, तो दोनों के सम के इक्वल मिलेगा अपने को। अगर सिमिलरली बात करें, कोई दो और एलिमेंट ले लूं, इन दोनों एलिमेंट का P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं, तो वही बात
डायरेक्शन में अलग अलग मिले, फिर कंपोनेंट में डिवाइड करें तो वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, और हॉरिजॉन्टल अपने को इसी डायरेक्शन में मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस शीट के कारण अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो वो इसके परपेंडिकुलर मिलेगी, शीट के क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर मिलेगी। तो आपको दिखा देता हूं क्या लिखा हुआ है। तो लेट पी क्यू आर बी द इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट थी मेरे पास, A1 एंड A2 आर द एरिया एलिमेंट विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी DE1 एंड DE2। A1 पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड DE1 है और A2 पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड DE2 है। एट पॉइंट P विच इज सिचुएटेड ऑफ एट डिस्टेंस R फ्रॉम द पॉइंट और कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला अपन ने, सेंटर से कोई R पॉइंट P पर। व्हेन DE1 एंड DE2 आर रिजॉल्व्ड इनटू देयर कंपोनेंट्स एट पॉइंट P, और DE1 और DE2 को मैंने क्या किया, कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। और अपने को पता है जो DE1 और DE2 मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। देयर वर्टिकल कंपोनेंट DE1 साइन थीटा एंड DE2 साइन थीटा आर इक्वल है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो DE1 नीचे और DE2 के ऊपर है, सो दे कैंसल। विल द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपोज इन द हॉरिजॉन्टल रेडियल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मिलेगा अपने को। दिस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स नहीं सॉरी फील्ड आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सीट इज परपेंडिकुलर। मैं आपको बता, अगर मान लो सीट ऐसे रखी हुई है, ये सीट ऐसे रखी हुई है, तो इस सीट के कारण जो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, सीट के परपेंडिकुलर मिलेगा। अगर मान लो सीट ऐसे रखी हुई है तो इसके परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा अपने को सीट के परपेंडिकुलर मिलेगा। मान लो ये अगर मान लो P पॉइंट यहाँ पे है तो इस P पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इधर परपेंडिकुलर ही मिलेगा। अब बात करेंगे अपने क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपने को जो शीट उसको ऊपर कैसा सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा, क्लोज सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखेंगे शीट के कारण जो क्लोज सरफेस मिले वो कैसा मिलेगा अपने को पास। तो देखो ये कोई शीट है अपने पास, इस शीट पे मैंने कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा तो इस पे सरफेस पे यूनिफॉर्मली रूप से चार्ज क्या कर दिया, इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये मेरे पास क्या थी, कोई शीट थी, इस पे प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, ऊपर भी निकलेगा, चारों तरफ निकलेगा। अगर इन सभी को मैं मिलाऊं तो कैसा सरफेस बनेगा अपने पास, क्लोज सरफेस, एक सिलेंडर बनेगा। जैसे कल वायर के लिए निकाला था सेम वैसा ही आज बन जाएगा। तो देखो ये जो शीट की लेंथ थी मेरे पास कितनी है, इनफाइनाइट लेंथ की थी। इनफाइनाइट लेंथ तो शीट बना नहीं सकता, तो मैंने L लेंथ की मान लो कोई शीट मान ली, ठीक है। इस पर मैंने कोई 2R लेंथ का क्या कर लिया, एक सिलेंडर एज्यूम कर। देखो सरफेस इधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकलेगा और इधर भी निकलेगा, तो इस शीट को पूरे को कवर करने के लिए मैंने क्या किया, एक सिलेंडर एज्यूम कर लिया। इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी है, 2R है। तो वही बात, इस सिलेंडर को मैंने 3 पार्ट्स में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। एक मैंने पार्ट ले लिया S1, एक पार्ट ले लिया मैंने S2, एक पार्ट मैंने ले लिया S3। जो S1 और S2 पार्ट है वो तो क्या है, सर्कुलर है, और S3 मैंने क्या लिया, सिलेंडर का सरफेस मान लिया। तो अगर मेरे को इस शीट से टोटल फ्लक्स निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, S1 सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स प्लस S2 सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स प्लस और S3 सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, तीनों को जोड़ दूं तो मेरे को इस शीट से निकलने वाला क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। और किस फॉर्मूले से निकालना है, गाउस लॉ से। तो देखते हैं, देखो टू डिटरमाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अस कंसीडर ए सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया S। इस शीट का मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मान लिया, S मान लिया। तो इसके लिए जो टोटल S माना है तो S1 प्लस S2 प्लस S3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, S लिख सकता हूँ। तो 3 एरिया हो गया अपने पास, S1 एरिया, S2 एरिया और S3 एरिया। अगर तीनों का सम किसके, अगर पूरे शीट का एरिया आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखो इस शीट पे पूरा चार्ज कितना है, Q है। अगर इस शीट के पर यूनिट लेंथ पर अपन एरिया पर बात करें, लेंथ पे नहीं एरिया पर बात करें, तो चार्ज होगा तो वो क्या कहलाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा। तो Q अपॉन में S लिख दिया। तो द गॉसियन सरफेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में S1, S2 और S3। तो मैंने बताया तो सर्कुलर सरफेस एट राइट साइड में कैसा है, सर्कुलर सरफेस है, उसको नाम दे दिया मैंने S1। सर्कुलर सरफेस लेफ्ट साइड, इसको नाम दे दिया S2, और सिलेंड्रिकल सरफेस S3। तो सबसे पहले नाउ अकॉर्डिंग गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल फ्लक्स इस दिस डॉट ds दिस, किसी भी स्मॉल एलिमेंट का निकाल कर उसको मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास,
पूरे सरफेस के लिए आ जाएगा और समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैंने डॉट हटाया तो कितना आ गया, ई डी एस, सॉरी यहाँ पे डी एस है, ई डी एस कोस थीटा, और एस सरफेस कितनी है अपने पास, 3 सरफेस हैं, तो S1 प्लस S2 प्लस में S3 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो तीनों को मैंने अलग अलग रूप में लिख लिया। S1 सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, अगर देखो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन हटा दिया एक बार, तो क्या रहेगा, ई डी एस कोस थीटा, यहाँ पे डी एस है, अगर मैं इंटीग्रेशन ना निकालूं, ना लगाऊं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई डी एस कोस थीटा। डी एस का मतलब स्मॉल एलिमेंट के लिए मेरे पास क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। मान लो ये S1 सरफेस के लिए है, अगर मेरे को ds दिया तो मैंने S1 का यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लिया, इस छोटे से पार्ट से निकलने वाला फ्लक्स मेरे को इस फॉर्मूले से पता लग जाएगा। अगर पूरे S1 के लिए निकालना है, इस सर्कुलर सरफेस के लिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं S1 के लिए फाइंड आउट करूंगा, फिर S2 के लिए, फिर S3 के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, मैंने S1 सरफेस पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया ds, मतलब ये सिलेंडर इस साइड इस प्रकार से अपना ये सिलेंडर, ठीक है, ये S1 सरफेस हो गया, ये S2 सरफेस हो गया इधर, और ये क्या हो गया अपना S3 सरफेस हो गया। तो इस सिलेंडर के इस पार्ट पर स्मॉल मैंने एक एलिमेंट ले लिया ds। ठीक है, तो अपने को पता है ये शीट थी इस प्रकार, और ये सिलेंडर मान लो ये ऐसा सिलेंडर बना हुआ है, इसके दोनों, ये शीट है और ये सिलेंडर इस प्रकार है। तो इस शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी। तो इस स्मॉल एलिमेंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगा, अपन किस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिल गया। ठीक है, अब देखो अपने पास ये देखो सर्कुलर सरफेस कैसा है, ऐसा है। तो इस पर मैं अगर कोई स्मॉल एलिमेंट लूँ, स्मॉल, उसका भी एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। जैसे मैं आपको ये मेरे कड़ा है इसमें समझाता हूँ। जैसे देखो ये इस प्रकार है, ठीक है, इस पर मैंने एक छोटा सा सरफेस ले लिया, अगर इसका मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ये इस प्रकार है, इसका मैंने छोटा सा पार्ट लिया, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में मिलेगा। तो ds भी कहाँ मिलेगा मेरे को, इसी डायरेक्शन में मिलेगा। तो S1 सरफेस के लिए जो थीटा एंगल मिला वो कितना मिला अपने को, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या एक ही डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अब बात करता हूँ S2 सरफेस के लिए, सेम मैंने S2 सरफेस के लिए एक छोटा सा पार्ट लिया ds एलिमेंट। इस ds एलिमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, अब देखो सरफेस के परपेंडिकुलर इधर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी अपने पास, इस डायरेक्शन में मिल गया अपने को। देखो सीट के दोनों तरफ होगा ना, इधर भी हो, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या है, ऐसा है S2 सरफेस, इस पे छोटा सा पार्ट लिया ds, तो इसका भी एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, मतलब दोनों भी क्या हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में, ds वेक्टर। तो S2 सरफेस के लिए थीटा कितना बना, 0 डिग्री, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। अब बात करूंगा S3 सरफेस का, तो मैंने S3 सरफेस पे ये लो एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ds एरिया ले लिया यहाँ पे। ठीक है, मतलब इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो सबसे पहले इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में। और देखो ये ऐसा था, तो इस पर अगर छोटा सा पार्ट लूंगा तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ हो जाएगा, ds वेक्टर। और S3 सरफेस के लिए थीटा कितना बना, 90 डिग्री। तो ये मिल गया अपने को तीनों सरफेस के एंगल में पुट करने जा रहा हूँ। देखो सरफेस S1 एंड S2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर था वो क्या था, सेम डायरेक्शन में था, देन थीटा कितना हो जाएगा, 0। और S3 सरफेस के लिए E वेक्टर एंड ds वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना हो गया, 90। तो S1 के लिए थीटा कितना था, 0, S2 के लिए भी 0 और S3 के लिए 90। तो देखो cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे कितना रहेगा, EDS cos 0 की वैल्यू 1, EDS और cos 90 की वैल्यू कितनी थी, 0। तो ये सारी वैल्यू कितनी होगी, 0। और समेशन Q कितना था, टोटल चार्ज कितना था, Q, तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब बात करें, देखो E क्या है, कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल लिया, इधर भी E बाहर निकाल लिया, ds। Q की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ से, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा s। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी इसका ds का इंटीग्रेशन किया s, यहाँ पे भी ds का इंटीग्रेशन किया s, तो 2es, es कितना होगा, 2es सिग्मा s अपॉन में एप्सिलॉन, s से s क्या हो गया, कैंसिल। तो E की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया किसी r पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी भी नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर मीडियम के अलावा कोई और मीडियम आ जाए, वैक्यूम और एयर के अलावा, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन। वेक्टर फॉर्म में डिनोट करूं तो ई वेक्टर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप किसको बताएगा, यूनिट वेक्टर है, और क्या है, शीट के परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताता है एन कैप।
अब एक बात तो और बताते हैं, जो इक्वेशन 2 थी अपने पास, उससे अपने को क्या पता लग रहा है कि इट इज क्लियर दैट इक्वेशन 2 द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए है, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि आर तो आया नहीं इसके अंदर, आर नहीं है तो मतलब ये इस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कोई आर पॉइंट था, कहीं भी आप पॉइंट पी कम कर दें, आर ज़्यादा कर दें, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए। अब ग्राफ की बात करूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो सबसे पहले मैं ग्राफ बना रहा हूं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच में, आर और ई के बीच में। तो देखो ई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड आर, मतलब आर की वैल्यू कितनी भी बढ़ जाए या आर की वैल्यू कितनी भी कम हो जाए तो ई की वैल्यू अपने पास नहीं चेंज होगी। मतलब आर के हर पॉइंट पर ई की वैल्यू क्या रहेगी, देखो आर की वैल्यू 1 इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना, आर की वैल्यू 2 इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना, मतलब आर की वैल्यू बढ़ रही है परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। दूसरा ग्राफ देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो एक दूसरे क्या है, प्रोपोर्शनल टू है, देख लो। तो इसमें अपने को जो ग्राफ मिले वो कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये था अपने पास किसी नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी गाउस लॉ से। मैं आपको नॉन कंडक्टिंग शीट या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में एक और बता देता हूँ। मान लो जैसे मेरे पास नॉन कंडक्टिंग शीट है, इस शीट पर मैंने चार्ज मान लो इस सरफेस पे दिया, तो इसी सरफेस वो क्या होगा, कंटिन्यूस रूप से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चाहे स्फीयर की बात करें, मान लो ये स्फीयर था, मान लो ये मेरे पास क्या है, स्फीयर है, अगर मैं इसके इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूं तो इसमें वॉल्यूम के अंदर कंटिन्यूस रूप से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मान लो मेरे पास कंडक्टिंग स्फीयर आ जाए, क्या आ जाए, कंडक्टिंग स्फीयर आ जाए या कंडक्टिंग शीट आ जाए, तो कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होगा, ये पहले से क्या है, चार्ज है, अपनों ने और चार्ज दिया तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन के कारण सारा का सारा चार्ज कहां जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा। ये होता है कंडक्टिंग शीट के अंदर, सॉरी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। अब बताओ तो मैं कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर क्या होता है। मान लो कंडक्टिंग स्फीयर की मान लो कोई एल लेंथ या कोई एल विड्थ की मेरे पास क्या शीट है, ये इसकी विड्थ है, ठीक है। अगर मैं इसकी विड्थ के अंदर कोई चार्ज दिया, चार्ज दूंगा, ये पहले से चार्ज थी, कंडक्टिंग है, पहले से कोई चार्ज दिया तो रिपल्शन फोर्स के कारण आधा चार्ज तो कहां जाएगा, इधर आ जाएगा, और आधा चार्ज क्या है, इसके आगे वाली सरफेस की आ जाएगा। जो इसकी विड्थ रहेगी बीच में, तो उसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा। जैसे मान लो ये मेरे पास क्या एक कॉपी थी, ठीक है, इसके ये विड्थ है, ठीक है, इस विड्थ में कोई चार्ज दूंगा तो आधा चार्ज तो क्या आ जाएगा, इस सरफेस पे आ जाएगा, और आधा चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा। जो इसकी विड्थ रहेगी इसकी बीच में कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो ये टॉपिक अपने कल डिस्कस करेंगे किसी कंडक्टिंग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी गाउस लॉ से। थैंक यू।